Hello everyone, welcome in political science class. In the last lecture we had learned chapter number 2, the election process. And in this part of the chapter we had learned about the functions of election commission, preparing the voter list, then decide the timetable and the program of election. Then we had learned about the scrutiny of the application of candidates and give recognition to political parties. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is to resolve the dispute relating elections. तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी सारे डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं, उन्हें रिसॉल्व करना. तो द इलेक्शन कमीशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसॉल्विंग एनी डिस्प्यूट दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू डिक्लेयर एंड any candidates as a qualified or conduct relations in a particular constituency is the responsibility of the election commission. तो ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब इलेक्शन के दौरान जो भी सारे डिस्प्यूट वहाँ पे होते हैं कि मतलब जो डिक्लेरेशन है कैंडिडेट्स का और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर जो भी सारे मतलब डिस्प्यूट होंगे, कुछ विवाद होंगे, उसे सॉल्व करने का काम ये इलेक्शन कमीशन का वहाँ पे रहता है. तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे आप. वोटिंग इज़ योर ड्यूटी एज वेल एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर वोटिंग आपकी ड्यूटी है उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको क्या करना है. ओके, तो ये आपको मतलब डिस्कशन करके बताना है. देन अ पिक्चर इज़ हियर, सम स्टूडेंट्स आर देयर एंड they are converse with each others, and what they are discussing we are going to know here. Okay, then government has to observe the code of conduct declared by the election commission. तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर किया जाता है और वो गवर्नमेंट को भी वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना पड़ता है या गवर्नमेंट को भी वो रूल्स मानने पड़ते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के होते हैं, यानी आचार संहिता जिसे कहते हैं उसके रूल्स वो गवर्नमेंट को भी मानने पड़ते हैं, सरकार को भी उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. हु इज़ सुपीरियर, द गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन. तो कौन सबसे बड़ा वहाँ पे है, सुपीरियर है, गवर्नमेंट है या इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है और बताना है. विच टू कंडीशंस अमंग फॉलोइंग इज़ द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. तो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को मतलब तोड़ने वाले ऐसे कौन से दो चीज़ें यहाँ पे है, कंडीशंस वहाँ पे है, वो आपको ढूंढ के निकालनी है. तो पहली कंडीशन ये है, द कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज़. तो मतलब घर में लगने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट्स है वो बांटते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे कि कुछ कपड़े बांटे जाते हैं, शॉल बांटे जाते हैं, या जो भी घर में लगने वाली कुछ चीज़ें हैं वो कैंडिडेट्स घर जाकर बांटते हैं. तो ये सही बात है क्या. देन प्रॉमिस मेड टू रिसॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इफ़ इलेक्टेड. अगर हमें मतलब चुन के दिया तो पानी का जो प्रॉब्लम है, वाटर का जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर देंगे, इस तरह का प्रॉमिस करना, ये सही या गलत. टू गो फ्रॉम डोर टू डोर टू मीट वोटर्स एंड रिक्वेस्ट देम टू वोट. तो घर घर जाकर जो वोटर्स को मिलना और उन्हें वोटिंग के लिए विनती करना, रिक्वेस्ट करना, ये सही या गलत. टू अपील ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन टू गेट सपोर्ट. तो कास्ट और रिलीजन को सामने रखकर वोटर्स का सपोर्ट लेना, ये सही बात है या गलत है. विच ऑफ दिस रूल्स वुड यू इंक्लूड इन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वोटर्स. तो वोटर्स के लिए किस तरह के और रूल्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहोगे. देन रिमेंबर दिस, श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया. तो इंडिया का जो फर्स्ट वोटर है हिमाचल प्रदेश का श्याम शरण नेगी ये हैं. ही एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट ऑन 25 अक्टूबर 1951 इन लोकसभा इलेक्शन. तो लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने 1951 में 25 अक्टूबर को सबसे पहले इंडिया के अंदर वोट दिया था, जिनकी पिक्चर भी यहाँ पे बताई गई है. हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी नाम के इंसान है, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, रिमेंबर इट.
द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज द प्रोसीजर और द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन की प्रोसेस किस तरह की है? द फर्स्ट स्टेप इज देयर, दैट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे करना, ये फर्स्ट प्रोसेस इलेक्शन की है, मतलब जो मतदार संघ है उसे प्रस्तापित करना। उसके बाद फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट, तो वोटर्स लिस्ट को फाइनलाइज करना। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूनिटी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म, तो कैंडिडेट्स का जो नॉमिनेशन है उसे लेना और उसकी छानबीन करना, है ना, उसकी छाननी करना, उन्हें इंस्पेक्ट करना, जो फॉर्म नॉमिनीज ने वहाँ पे भरे हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इलेक्शन कैंपेन, तो आगे इलेक्शन कैंपेन चलाना। एक्चुअल वोटिंग, तो एक्चुअल वोटिंग वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप काउंटिंग ऑफ वोट्स की काउंटिंग करना। नेक्स्ट स्टेप है रिजल्ट ऑफ इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करना। रिसॉल्व ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन के जो भी सारे, मतलब इलेक्शन के दौरान जो भी सारे डिस्प्यूट है उसे रिसॉल्व करना, ये स्टेप वहाँ पे माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब जो मतदार संघ है उसकी पुनर्रचना वहाँ पे करना। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543। तो लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स है वो कितने होते हैं? 543 इतने होते हैं। हाउ आर दीज मेंबर्स इलेक्टेड, तो ये मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? एवरी मेंबर्स रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हर एक मेंबर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पे होती है, एक मतदार संघ होता है। इट मीन्स देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा के 543 मतदार संघ यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज is the responsibility of delimitation commission of इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की जो डेलिमिटेशन कमीशन है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट करना, मतदार संघ बनाना। तो हम कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में है या कौन से मतदार संघ में है? तो दुलिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम हैं। ओके, द डेलिमिटेशन कमीशन डज नॉट सकम टू एनी प्रेशर वाइल रिस्ट्रक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिस्ट्रक्चर करते वक्त ये जो कमीशन है यानी डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो किसी के भी दबाव में वहाँ पे नहीं होता। जो भी रूल्स के अनुसार चीज़ें हैं वही वो फॉलो करते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट करते हैं। व्हाट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जिसे आचार संहिता हम कहते हैं, वो क्या है? टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया द इलेक्शन कमीशंस हैज़ अडॉप्ट सेवरल मेजर्स। तो इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर होने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बहुत से सारे मेजर्स को अपनाया हुआ है। द कोड ऑफ कंडक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर अडॉप्ट बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता ये एक मेजर्स को भी अडॉप्ट किया है। In the last few decades, the Election Commission has used its power to control malpractices during election. तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने लास्ट फ्यू डिकेड्स में ये कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे शुरू करके, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को यूज़ करके इलेक्शन के दौरान जो भी सारी गलत चीज़ें वहाँ पे होती है, भ्रष्टाचार जैसी, माल प्रैक्टिस जैसी चीज़ें होती है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है। The code of conduct explain the rule that are to be followed by the government, political parties and voters before election and during election। तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में कोड ऑफ कंडक्ट के जो भी सारे रूल्स है उसे एक्सप्लेन किया जाता है और वो गवर्नमेंट को भी और जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें भी फॉलो करने पड़ते हैं। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस, तो गवर्नमेंट भी इस कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल्स हैं उसे वायलेंट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, उसे तोड़ नहीं सकते। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट। तो इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स के फॉलो करने की वजह से जो वोटर्स है वो भी अब निश्वस्त हो चुके हैं कि इलेक्शंस अच्छी तरह से होते हैं। चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो
तो फ्री और फेयर इलेक्शंस लेना, इसके किस तरह के चैलेंजेस, इसके जो आह्वान है वो किस तरह से सामने होते हैं। इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट ऑफ साइज ऑफ आवर कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स, कंडक्टिंग इलेक्शंस बिकम्स अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क। तो हमारी कंट्री की साइज़ और जो भी सारी पॉपुलेशन है उसे देखते हुए जो इलेक्शंस है वो इलेक्शन लेना ये एक मतलब सही में चैलेंजिंग भरा टास्क या वर्क वहाँ पे है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू वर्क इन अकॉर्डेंस विथ लॉ वाइल डीलिंग विथ दिस चैलेंजेस। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने कुछ लॉज वहाँ पे बनाती है और उनकी डीलिंग करके इन चैलेंजेस को मतलब डील करते हैं, उनका सामना करते हैं। सम ऑफ द चैलेंजेस आर मेंशन बिलो। तो किस तरह के चैलेंजेस वहाँ पे आ सकते हैं इलेक्शन के दौरान, तो कुछ यहाँ पे बताए। देखो फर्स्ट चैलेंज किस तरह का है। मिसयूज ऑफ मनी टेक प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो इलेक्शन के दौरान जो पैसे हैं, पैसों का जो गैर व्यवहार है यानी मिसयूज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ मनी। तो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, ये इस तरह के मनी का जो मिसयूज है उसे रोकने का काम, उसे स्टॉप करने का काम करती है। देन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट टू द कैंडिडेट विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो बहुत सी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या करती है कि एक ऐसा कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा करती है या उसे टिकट देने की कोशिश करती है कि जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, जो अपराधी हो, जिसने क्राइम किया है ना। तो इस तरह के कैंडिडेट को सामने लाती है। दिस रिजल्ट नॉट ओनली इन क्रिमिनलाइजेशन of politics, but the election commission also faces the problem in ensuring that elections are conducted in free environment। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो इलेक्शंस है या इलेक्शन कमीशन जो है या ये पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर अपराध, ये सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू हो जाएंगी। यही नहीं तो बहुत से सारे इलेक्शन के दौरान प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकते हैं। जो एनवायरनमेंट है इलेक्शन का वो फ्री वहाँ पे नहीं रह सकता है ना। कोई अपराधी है, कोई गुंडा अगर वहाँ पे टिकट ले लेता है तो लोगों को धमका कर और फिर उनसे वोट ले सकता है। मतलब किसी भी तरह की डेमोक्रेसी या इलेक्शन का वहाँ पे मतलब नहीं रहेगा। अनदर मेजर चैलेंज इज़ वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। दूसरा चैलेंज क्या है कि इलेक्शन के दौरान बहुत सारा वायलेंस, हिंसा वहाँ पे होती है। द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इलेक्शन के दौरान बहुत से सारे वायलेंस वहाँ पे होते हैं। मतलब मारपीट, लड़ाई या ये सारी चीज़ें इलेक्शन के दौरान वहाँ पे हो सकती है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल दिस वायलेंस। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, सभी के सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन को हेल्प करनी चाहिए कि इस तरह के वायलेंस को कंट्रोल में लाने के लिए। टू रिटेन कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स leaders give elections ticket to their own relatives. This practice create the family monopoly in politics। तो बहुत बार क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स के अंदर जो लीडर्स है या जो पॉलिटिक्स है उसमें जो लीडर है, जो चुन के आने वाले लीडर है या किसी पार्टी के जो चीफ है ना, तो वो अपने ही रिलेटिव्स को वहाँ पे टिकट दिलाते हैं। तो ये फैमिली मोनोपोली वहाँ पे बन जाती है, ये ना बनने पाए है ना। तो सही जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो लोगों के सामने आए, जिसके लिए ये इलेक्शन कमीशन कोशिश करती है। तो इस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है। डू यू नो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्शन प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क। तो सबसे पहला इलेक्शन जब इंडिया के अंदर हुआ तो वोटर लिस्ट का मतलब बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे सामने आया हुआ था कि वोटर लिस्ट किस तरह से बनाए। एज मैनी पीपल वेयर इलिटरेट। तो बहुत से सारे पीपल जो है वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ वोटिंग वॉज यूज ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो इस इलेक्शन के दौरान में एक स्पेशल प्रोसीजर वहाँ पे वोटिंग की गई थी। वो क्या थी?
20 लाख स्टील बॉक्सेस वेयर मेड फॉर वोटिंग पर्पज़। तो वोटिंग पर्पज़ के लिए 20 लाख स्टील बॉक्सेस वहाँ पे बनाए गए थे। इलेक्शन सिम्बॉल्स वेयर स्टक ऑन द बॉक्सेस, और उन बॉक्सेस के ऊपर इलेक्शन के जो सिम्बॉल्स है, जैसे कि है ना बीजेपी का है लोटस, उसके बाद जो शिवसेना है उसका बो एंड एरो, उसके बाद जो कांग्रेस है उसका जो हैंड यानी पाम वाला जो सिम्बॉल है वो है। तो ऐसे बहुत से सारे जो सिम्बॉल है वो उस स्टील बॉक्सेस के ऊपर चिपकाए गए। द वोटर्स वेयर गिवन द ब्लैंक ballot paper which they were supposed to drop in the box having the election symbol of the party they wanted to वोट फॉर। तो जो वोटर्स हैं उन्हें जिस भी पार्टी को वोट देना है, जिस कैंडिडेट को वोट देना है, वो जिस पार्टी से खड़ा है उस सिंबल वाली बॉक्स में एक बैलेटिंग पेपर यानी एक कोरा कागज़ वहाँ पे रहता था, उसे फोल्ड करके उस बॉक्स के अंदर वो डाल देते थे। एक सिंपल प्रोसेस वहाँ पे चलाई गई थी। दिस सिस्टम एंश्योर्ड दैट इवन द इलिटरेट पीपल कुड वोट। तो इस सिस्टम से क्या हुआ कि जो इलिटरेट पीपल थे वो भी वहाँ पे वोट कर पाए और पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे हुआ। तो ये एक अच्छी बात वहाँ पे की गई थी। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।